चलिए बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं रेजिस्टर एंड देयर कॉम्बिनेशन के बारे में। बच्चों मैं आपको बताऊं, ये जो मैं आपको कंपोनेंट यहाँ पर दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जिसका नाम रेजिस्टर है। अब आप ये बात जानते हैं कि अगर दुनिया में किसी भी मटेरियल से हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाते हैं तो वो मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को अपोज करता है, करंट को रोकता है। तो बताओ मुझे कि अगर मैं इस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से भी करंट को पास करूंगा तो ये भी करंट को रोकेगा, क्योंकि सभी मटेरियल करंट को अपोज करते हैं। तो ये रेजिस्टर नाम का इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी को अपोज करेगा। और बच्चों, ये रेजिस्टर ना सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को अपोज करेगा बल्कि उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा हीट एनर्जी में और एनवायरनमेंट में डिसिपेट कर देगा। और आज के टॉपिक में हम इसी रेजिस्टर को थोड़ा ढंग से समझने वाले हैं। तो देखिए, सिंबॉलिकली एक रेजिस्टर को कुछ इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो आपको रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है, ये एक रेजिस्टर का सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब बच्चों, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इस रेजिस्टर के दोनों तरफ आपको कुछ कनेक्शन दिखाई दे रहा है, कुछ मेटेलिक कनेक्शन यहाँ पर नजर आ रहा होगा, जिसे हम रेजिस्टर के टर्मिनल्स के नाम से जानते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि रेजिस्टर के लेफ्ट राइट में हमें दो टर्मिनल्स देखने को मिलते हैं। और इन टर्मिनल्स का बोलो क्या यूज है? इन टर्मिनल्स की हेल्प से हम रेजिस्टर को अपने इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कनेक्ट कर पाते हैं। अब क्योंकि रेजिस्टर भी करंट को अपोज करता है, इसका मतलब इसका अपना खुद का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, जिसे हम कैपिटल आर के नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बच्चों, हमें यहाँ पर ये तो पता चल गया कि रेजिस्टर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो करंट को अपोज करने का काम करता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके एनवायरनमेंट में डिसिपेट कर देता है। लेकिन हमारी यहाँ पर प्रॉब्लम कुछ और है। कई बार हमारे सामने ऐसे सर्किट आते हैं जहां पर एक से ज्यादा रेजिस्टर लगे होते हैं, तो हमें उस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस बताना होता है कि एक्चुअली उस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर आप इस सर्किट में ध्यान से देखें तो आप देख पा रहे होंगे इस सर्किट में एक नहीं 3 रेजिस्टर लगे हैं, एक 1 ओम का, एक 2 ओम का और एक 3 ओम का। अगर आपसे कोई ये कहे कि ये सर्किट एक्चुअली टोटल रेजिस्टेंस कितना दिखा रहा है, इसमें टोटल रेजिस्टेंस बताओ कितना है, तो आप कैसे बताओगे? यहाँ पर एक रेजिस्टर तो लगा नहीं है, यहाँ पर एक से ज्यादा रेजिस्टर लगे हैं। तो उस केस में बच्चों, हमें इन रेजिस्टर्स को कंबाइन करना पड़ता है, इनके कॉम्बिनेशन को सॉल्व करके देखना पड़ता है कि सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या है। और उसी टॉपिक को आज हम ढंग से समझ लेते हैं। तो बच्चों, आपको रेजिस्टर्स के दो तरीके के कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, जो कि देखने में कुछ इस तरीके का होता है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो रेजिस्टर्स हैं वो सीरीज में कनेक्टेड हैं, चेन लाइक फॉर्म में कनेक्टेड हैं। अगर आपको कभी भी रेजिस्टर चेन फॉर्म में कनेक्ट होते हुए दिखते हैं, मतलब एक रेजिस्टर कनेक्टेड है, उसके तुरंत बाद दूसरा रेजिस्टर शुरू हो गया, फिर और भी आगे हो सकते हैं, चेन के रूप में रेजिस्टर कनेक्टेड दिख रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? यहाँ पर कैसा कनेक्शन है? ये सीरीज कनेक्शन है। तो मान लेते हैं यहाँ पर सीरीज कनेक्शन में जो दो रेजिस्टर लगे हुए हैं उनमें से एक का रेजिस्टेंस 2 ओम है और एक का रेजिस्टेंस 4 ओम है। तो अब बच्चों, हमसे अगर कोई ये पूछे कि इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या है, तो बच्चों मैं आपको बताऊं कि इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे। क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, आप सिंपली रेजिस्टेंस को ऐड अप कर दीजिए, 2 + 4 रिजल्ट आएगा 6। तो इस सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस माना जाएगा वो 6 ओम माना जाएगा। इसका मतलब अगर आप चाहें तो इन दोनों रेजिस्टर को हटाकर एक 6 ओम का रेजिस्टेंस लगा दें, तब भी आपका सर्किट बिल्कुल वैसा ही बिहेव करेगा जैसा वो पहले बिहेव कर रहा था। तो इसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन सॉल्व करना, रेजिस्टर्स को कंबाइन करके एक सिंगल रेजिस्टर में कन्वर्ट कर देना, और वो रेजिस्टर उतना ही रेजिस्टेंस दिखा रहा होगा जितना पहले सभी रेजिस्टर मिलकर दिखा रहे थे। चलिए बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन को थोड़ा और ढंग से समझते हैं और हम एक बैटरी भी कनेक्ट करते हैं। और मान लेते हैं इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो V वोल्ट है, और इस बैटरी से जो करंट निकल रहा है वो कैपिटल I नाम का निकल रहा है। अब जरा सोचिए कि ये करंट वायर के थ्रू होते हुए सबसे पहले रेजिस्टर के अंदर एंटर करेगा, तो हम क्या बोल सकते हैं? पहले रेजिस्टर में कितना करंट जा रहा है? कैपिटल I नाम का जा रहा है। जब पहले रेजिस्टर से वो करंट बाहर निकलेगा तो वो दूसरे रेजिस्टर के अंदर एंटर करेगा, तो हम क्या बोलेंगे कि दूसरे रेजिस्टर में भी वही करंट गया है जो पहले रेजिस्टर में एंटर किया था, और उसके बाद वो करंट दूसरे रेजिस्टर से भी बाहर निकल कर आएगा और फाइनली नेगेटिव टर्मिनल में वापस चला जाएगा। तो बच्चों, इस सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने एक चीज नोटिस की होगी कि दोनों रेजिस्टर्स में सेम करंट ट्रेवल किया है। कैपिटल I नाम का करंट अगर पहले रेजिस्टर में गया था तो वही कैपिटल I नाम का करंट दूसरे रेजिस्टर के अंदर भी गया। तो हम ऐसा बोल सकते हैं बच्चों कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट डिवाइड नहीं होता है, सेम करंट हमारे रेजिस्टर्स के अंदर जाता है। हमारे जो रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड होंगे उनके अंदर सेम करंट फ्लो करेगा। लेकिन बच्चों, अगर हम वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज डिवाइड जरूर होता है। अगर आपने V नाम का वोल्टेज प्रोवाइड किया है
तो उस वोल्टेज का कुछ पार्ट पहले रजिस्टर को मिलेगा और उस वोल्टेज का कुछ पार्ट दूसरे रजिस्टर को मिलेगा। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब एक सर्किट काम करता है तो आपने जितना भी वोल्टेज डिलीवर किया होता है उस वोल्टेज का कुछ कुछ पार्ट ड्रॉप कर लेते हैं हमारे रजिस्टर, और हमारे रजिस्टर जितना भी वोल्टेज ड्रॉप करते हैं बच्चों उसे आप वोल्टेज ड्रॉप बुला सकते हैं। तो ध्यान रहे, एक पूरे सर्किट में दो टाइप के वोल्टेज की बात होती है। एक जो वोल्टेज डिलीवरिंग की बात होती है, यानी कि आपके सर्किट के मेन सप्लाई की बात हो रही होगी, मेन वोल्टेज की बात हो रही होगी, वो डिलीवर वोल्टेज होता है। और एक होता है वोल्टेज ड्रॉप, मतलब आपके रजिस्टर ने या आपने जो भी लोड लगाया हुआ है वो कितना वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है, और वो जो भी वोल्टेज कंज्यूम करते हैं उसे हम वोल्टेज ड्रॉप के नाम से बुलाते हैं। तो हमने यहाँ पर जो कैपिटल वी नाम का वोल्टेज प्रोवाइड किया है उसका कुछ पार्ट हमारा पहला रजिस्टर कंज्यूम कर लेगा और उसका बाकी बचा हुआ कुछ पार्ट हमारा दूसरा रजिस्टर कंज्यूम कर लेगा। तो बच्चों यहाँ पर जितना भी वोल्टेज ड्रॉप हुआ है पहले रजिस्टर ने और दूसरे रजिस्टर ने जितना भी वोल्टेज कंज्यूम किया है, अगर आप उसको ऐड ऑन करके देखेंगे तो वो हमारे डिलीवर्ड वोल्टेज के बराबर ही होगा। मतलब हमारा डिलीवर वोल्टेज पूरा कंज्यूम किया जाएगा हमारे रजिस्टर्स के थ्रू। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल ले लेते हैं जिससे पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। तो बच्चों देखिए, मैंने आपके सामने जो सर्किट दिखाया है उसमें मैंने 10 वोल्ट की एक बैटरी लगाई है और दो रजिस्टर सिलेक्ट किए हैं, एक 2 ओम का और एक 3 ओम का। और ये दोनों रजिस्टर आप देख पा रहे होंगे कैसे लगे हैं, सीरीज में लगे हैं। तो बताओ इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? तो आप 2 + 3 करके देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस 5 ओम आएगा। अब बच्चों यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जो बैटरी लगी है, इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो सर्किट का मेन वोल्टेज माना जाएगा। ध्यान रखना, मैं सर्किट का मेन वोल्टेज किसको बुलाऊंगा? जो बैटरी कनेक्टेड है उसके वोल्टेज को सर्किट का मेन वोल्टेज बुलाऊंगा। और इस बैटरी से जो करंट बाहर निकलेगा, इस बैटरी से तुरंत जो करंट बाहर निकलेगा उसे मैं सर्किट का मेन करंट बुलाऊंगा। आप चाहें तो अभी के लिए उसको कैपिटल आई नाम दे सकते हैं, वो सर्किट का मेन करंट हो गया। और जो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस होता है वही सर्किट का मेन रेजिस्टेंस माना जाता है। तो पूरे इलेक्ट्रिसिटी में एक्चुअली हम वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस की बात कर रहे होते हैं। तो जब भी आपसे कोई कहे मैं मेन वोल्टेज की बात कर रहा हूं तो सर्किट का जो मेन इलेक्ट्रिकल सप्लाई है जिसको हमने बैटरी के रूप में कनेक्ट कर रखा है उसी को आप मेन वोल्टेज मानिएगा। उससे तुरंत जो करंट बाहर निकल रहा है उससे आप सर्किट का मेन करंट मानिएगा। और सर्किट का मेन रेजिस्टेंस आप किसको बोलेंगे? जो टोटल रेजिस्टेंस है। तो बताओ इस वक्त सर्किट का मेन रेजिस्टेंस कितना आया है, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस 5 ओम। और सर्किट का मेन वोल्टेज तो हमें पता है, हमने 10 वोल्ट मेंशन किया है। अब मुझे यहां पर सर्किट का मेन करंट निकालना है। तो बच्चों आपको पता है कि अगर आपको वोल्टेज और रेजिस्टेंस पता हो तो आप ओम्स लॉ के यूज से सर्किट का करंट भी कैलकुलेट कर सकते हो। और क्योंकि मैं सर्किट का मेन करंट निकालना चाह रहा हूं तो मुझे ओम्स लॉ भी पूरे टोटल मेन सर्किट पर लगाना होगा। तो हम ओम्स लॉ लगाते हैं, V = IR। और क्योंकि हम ओम्स लॉ पूरे मेन सर्किट पर लगा रहे हैं तो V का मतलब सर्किट का मेन वोल्टेज होगा, I का मतलब सर्किट का मेन करंट होगा और R का मतलब सर्किट का मेन रेजिस्टेंस यानी कि टोटल रेजिस्टेंस होगा। तो आप V की जगह पर 10 रख दीजिए और R की जगह पे आप 5 रख दीजिए। तो करंट की वैल्यू बोलो कितनी आएगी? 10/5 2 एम्पियर। मतलब इस सर्किट का मेन करंट 2 एम्पियर हो गया। तो 2 एम्पियर का करंट बैटरी से बाहर की तरफ निकल रहा है। अब ये 2 एम्पियर का करंट ट्रेवल करते हुए सबसे पहले हमारे 2 ओम वाले रेजिस्टेंस के अंदर एंटर करेगा। और जब ऐसा होगा तो हमारा 2 ओम का रेजिस्टर क्या करेगा? कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर लेगा, कुछ वोल्टेज को ड्रॉप करवाएगा। अब कितना वोल्टेज ड्रॉप कराएगा ये बात पता लगाने के लिए आपको फिर से ओम्स लॉ की जरूरत है। लेकिन इस बार आप ओम्स लॉ पूरे सर्किट पर नहीं लगा रहे हैं, आप ओम्स लॉ कहां पर लगा रहे हैं? केवल 2 ओम वाले रेजिस्टर पे लगा रहे हैं। तो फिर से लिख लीजिए V = IR। अब यहां पर V का मतलब वोल्टेज कंज्यूम्ड बाय 2 ओम रेजिस्टर माना जाएगा। हमारे 2 ओम का रेजिस्टर कितना वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है उसको हम यहां पर V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। I का मतलब जो करंट इस रेजिस्टर के अंदर जा रहा है उस करंट की बात हो रही है। तो यहां पर इस वक्त 2 एम्पियर का करंट रेजिस्टर के अंदर जा रहा है तो I की वैल्यू 2 हो जाएगी। और R मतलब इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है तो वो हमें पता है 2 ओम है। तो आप यहां पर वैल्यू पुट अप करके देखें तो आपको पता चल रहा होगा कि ये जो रेजिस्टर है ये 4 वोल्ट कंज्यूम कर रहा है। तो बच्चों इस पूरी कहानी को समझते चलना बिल्कुल। देखिए बैटरी का जो बड़ा टर्मिनल है वो हायर पोटेंशियल पे होता है। तो जैसे मैंने लिख दिया कि इस बैटरी का 10 वोल्ट है वोल्टेज, तो ये जो पॉजिटिव वाली बड़ी लाइन है इसका वोल्टेज 10 वोल्ट माना जाएगा। जो छोटी वाली लाइन है जिसे हम नेगेटिव टर्मिनल भी बुलाते हैं वो 0 वोल्ट पे मानी जाती है। ठीक है ना, समझते चलना। तो 10 वोल्ट पर है बड़ी वाली लाइन क्योंकि बैटरी हमारी 10 वोल्ट की है। अब जहां जहां पर आपको ये वायर दिख रहे हैं सब जगह 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट 10 वोल्ट पूरा ऊपर तक।
जब तक पहला रजिस्टर शुरू नहीं हो जाता आपको सब जगह पर 10 वोल्ट का लेवल ही दिखेगा। बोलो क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी कोई और रजिस्टर नहीं है जो इस वोल्टेज को कंज्यूम कर ले। लेकिन जैसे ही पहला रजिस्टर आया, करंट उसके अंदर गया, उस पहले रजिस्टर ने 2 ओम वाले रजिस्टर ने 4 वोल्ट कंज्यूम कर लिया। तो अब मुझे बताओ कि इस 2 ओम रजिस्टर के जस्ट बाद वोल्टेज लेवल क्या होगा? पहले 10 वोल्ट का वोल्टेज लेवल चल रहा था, 4 वोल्ट खा गया ये 2 ओम का रजिस्टर, तो बोलो अब कितना वोल्टेज बचा होगा? 6 वोल्ट। अब आगे भी ये 6 वोल्ट चलता रहेगा, लेकिन जैसे ही आपका करंट वापस से 3 ओम वाले रजिस्टर के अंदर एंटर करेगा, क्या होगा? वो 3 ओम का रजिस्टर भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप करेगा। अब कितना ड्रॉप करेगा ये बात भी आप ओम्स लॉ से पता लगा सकते हैं। फिर से आप लिखेंगे V इज इक्वल्स टू आई आर, जहां पर V का मतलब क्या माना जाएगा? वोल्टेज ड्रॉप बाय 3 ओम रजिस्टर। I मतलब वो करंट जो इस 3 ओम रजिस्टर के अंदर एंटर कर रहा है, जो कि 2 एम्पियर का है, और R यहां पर कितना होगा? 3 ओम। तो जब आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो 2 इंटू 3 कितना आएगा बच्चों बताओ? 6 वोल्ट। और बचा भी हमारे पास 6 वोल्ट ही था, तो वो पूरा बचा हुआ 6 वोल्ट हमारा ये 3 ओम का रजिस्टर खा गया। तो बताओ अब कितना फाइनली वोल्टेज बचेगा? 0। अब कुछ नहीं बचा, पूरा यूज हो गया। तो अब पूरी जगह पर 0 वोल्ट आपको दिखेगा, 0 0 0 0 नेगेटिव टर्मिनल तक आपको 0 वोल्ट नजर आएगा, क्योंकि अब हमारे पास कुछ भी वोल्टेज नहीं बचा, तभी तो हम नेगेटिव टर्मिनल को 0 वोल्ट पर मानते हैं। तो बच्चों हम ओवरऑल ऐसा बोल सकते हैं कि जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन हमारे सामने आता है तो करंट का डिवीजन नहीं होता है, लेकिन वोल्टेज का डिवीजन हो जाता है। और कितना वोल्टेज डिवाइड हुआ या कितना करंट फ्लो कर रहा है ये बात पता लगाने के लिए आप ओम्स लॉ यूज कर सकते हैं, और आपकी चॉइस है। अगर आप पूरे सर्किट पर ओम्स लॉ लगाते हैं तो आपको सर्किट की मेन वैल्यू मिलेंगी, यानी कि मेन वोल्टेज या मेन करंट या टोटल रेजिस्टेंस। लेकिन अगर आप किसी कंपोनेंट के ऊपर ओम्स लॉ लगाते हैं तो आपको जो भी वोल्टेज, करंट या रेजिस्टेंस की वैल्यूज मिलती हैं वो उस पर्टिकुलर कंपोनेंट की होती हैं। तो आई होप बच्चों आपको सीरीज कॉम्बिनेशन समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे कनेक्शन के बारे में, जिसका नाम है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको रजिस्टर कुछ इस तरीके से कनेक्टेड दिखते हैं। आप देख पा रहे होंगे इन रजिस्टर के स्टार्टिंग टर्मिनल आपस में कनेक्टेड है एंड एंडिंग टर्मिनल भी आपस में कनेक्टेड है। नाउ दिस इज कॉल्ड द पैरेलल कनेक्शन। और चलिए इसको भी हम एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। अब देखिए सबसे पहले बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा करंट, और वो करंट ट्रेवल करते करते जैसे ही कहां पर आएगा? स्टार्टिंग पॉइंट पर, जहां पर आपके रजिस्टर शुरुआत में कनेक्टेड हैं, तो उस जगह पर ये करंट क्या दिखेगा कि आगे जाने के लिए अब एक नहीं 2 रास्ते हैं। तो ये करंट क्या करेगा बच्चों? ये करंट डिवाइड हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। एक करंट पहले रजिस्टर में चला जाएगा और करंट का कुछ पार्ट जो है वो दूसरे रजिस्टर में जाएगा। अब जब ये करंट आगे ट्रेवल करके जाएंगे तो फिर से वही होगा, कुछ वोल्टेज ड्रॉप करेंगे हमारे रजिस्टर, और फाइनली ये करंट आगे जाकर दोबारा कंबाइन हो जाएंगे और फिर से वही कैपिटल आई करंट बन जाएंगे जो शुरू में था, और बाद में ये करंट ट्रेवल करते करते वापस से नेगेटिव टर्मिनल के अंदर एंटर कर जाएगा। तो बच्चों ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है तो करंट डिवाइड होता है। आप देख पा रहे थे कि यहाँ पर दोनों रजिस्टर में करंट का कुछ कुछ पार्ट गया है, दोनों में सेम करंट ट्रेवल करके नहीं गया है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट का डिवीजन होता है, लेकिन वोल्टेज का डिवीजन आपको देखने को नहीं मिलेगा। जितना वोल्टेज आपने यहाँ पर बैटरी के फॉर्म में दिया है वही वोल्टेज आपके दोनों रजिस्टर को मिलेगा। ये बात बिल्कुल ध्यान में बैठा लेना कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज चेंज नहीं होता है, वोल्टेज लेवल सेम ही रहता है, सिर्फ करंट डिवाइड होता है। अब बच्चों मान लेते हैं कि सबसे पहले हमें सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? तो आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि यहाँ पर जो 2 रजिस्टर लगे हैं उनमें से एक का रेजिस्टेंस हमने R1 सिलेक्ट किया है और दूसरे का रेजिस्टेंस हमने R2 सिलेक्ट किया है। अब हमें यहाँ पर निकालना है टोटल रेजिस्टेंस। तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं, 1/RT इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, यानी कि जो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे वो पहले हम रेसिप्रोकल फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे। और कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? सभी रेजिस्टर्स के रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको करना होगा। तो अगर पहले वाले रजिस्टर का रेजिस्टेंस R1 है तो आपको 1/R1 लिखना है, और दूसरे वाले रजिस्टर का अगर रेजिस्टेंस R2 है तो आपको 1/R2 लिखना है, रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखना है और बाद में ऐड कर देना है। इनके एडिशन से जो आंसर आएगा वो टोटल रेजिस्टेंस का आंसर नहीं आएगा, वो भी आपके रेसिप्रोकल फॉर्म में होगा, यानी कि 1 टोटल रेजिस्टेंस का आंसर आएगा। हाँ, बाद में अगर आपको टोटल रेजिस्टेंस चाहिए तो उसका रेसिप्रोकल हम बाद में कर लेंगे और वहां से हमें हमारा डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए इसको भी और ढंग से समझने के लिए एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेकर समझते हैं, उससे पूरी कहानी और पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो बच्चों आपके सामने फिर से मैंने 10 वोल्ट की बैटरी लगाकर एक पैरेलल कनेक्शन लिया है, जहां पर 2 रेजिस्टेंस लगे हैं, एक 3 ओम का और एक 6 ओम का।
तो सबसे पहले हम सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, जो कॉम्बिनेशन हमें पैरेलल फॉर्म में दिख रहा है उसके रेसिप्रोकल वर्जन का एडिशन कर लेते हैं। तो एक रेजिस्टेंस 3 ओम का है तो 1/3 लिख लिया, और एक रेजिस्टेंस 6 ओम का है तो 1/6 लिख लिया, और दोनों को ऐड कर लीजिए। तो एडिशन के लिए आपको यहाँ पर एलसीएम लेना होगा। 3 और 6 का एलसीएम हो गया 6, ऊपर आ जाएगा 2 + 1, तो ये रिजल्ट हो गया 3/6 यानी कि 1/2। लेकिन ध्यान रहे बच्चों, ये जो 1/2 का रिजल्ट आया है ये टोटल रेजिस्टेंस नहीं है, ये 1 टोटल रेजिस्टेंस है। यानी कि आपको यहाँ पर रेसिप्रोकल आंसर मिला है, तो इसको एक बार रेसिप्रोकल कर लीजिए तो आपको टोटल रेजिस्टेंस बोलो क्या मिलेगा, 2 ओम। तो बच्चों ये तरीका आप पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। तो बताओ यहाँ पर सर्किट का टोटल मेन वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट, क्योंकि हमने बैटरी भी 10 वोल्ट की लगाई है। अब इस बैटरी से जो करंट निकल रहा है कैपिटल आई नाम का, वो सर्किट का मेन करंट माना जाएगा। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं उसकी वैल्यू क्या होगी? उसके लिए ओम्स लॉ लगाइए। तो V की जगह पर 10 लिखिए, I तो हमें कैलकुलेट करना है, और R की जगह 2 लिखिए। तो आप फिर से देख पा रहे हैं कि करंट की वैल्यू यहाँ पर क्या आने वाली है, 10/2 5 एम्पियर। अच्छा मुझे ये बताओ हमारे दोनों रजिस्टर को वोल्टेज कितना मिला है? तो ये तो आप वही वोल्टेज मानेंगे जो हमने यहाँ पर डिलीवर किया था, यानी कि 3 ओम को भी 10 वोल्ट मिला है और 6 ओम को भी 10 वोल्ट मिला है। वो आपको अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिवाइड नहीं होता है। लेकिन बच्चों हम ये बात तो जानते हैं कि करंट तो डिवाइड होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो अगर यहाँ से 5 एम्पियर का करंट निकल रहा है और वो 5 एम्पियर का करंट जब दोनों रजिस्टर में डिवाइड होकर जाएगा तो उनमें कुछ अलग अलग वैल्यू जाएगी। अब कितनी जाएगी ये हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो चलिए पहला फोकस हम 3 ओम के रजिस्टर पे कर लेते हैं। 3 ओम रजिस्टर का रेजिस्टेंस तो 3 ओम का है और वोल्टेज उसको 10 वोल्ट का मिला हुआ है। तो आप ओम्स लॉ लगाइए, V पता है R पता है, तो I = V/R करिए। तो करंट आपका 10/3 एम्पियर आएगा। और इसी तरीके से अगर हम 6 ओम वाले रेजिस्टेंस की बात करें तो हमें उसका भी वोल्टेज लेवल पता है, उसको भी 10 वोल्ट की सप्लाई मिली है। तो वहां पर भी जब V/R करेंगे तो बताओ वहां पर रिजल्ट क्या आएगा, 10/6 एम्पियर। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब 5 एम्पियर का करंट दो पार्ट्स में स्प्लिट होगा तो उसका एक पार्ट 3 ओम के रेजिस्टेंस में जाएगा और उसका दूसरा पार्ट दूसरे रेजिस्टेंस में जो कि 6 ओम का है उसमें जाएगा। और फाइनली ये करंट वापस से दोबारा ऐड ऑन होकर फिर से वापस नेगेटिव टर्मिनल में चला जाता है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे करंट और वोल्टेज का कैलकुलेशन होता है, कैसे टोटल रेजिस्टेंस निकाला जाता है, ये बात आपको समझ में आई होगी।